ओके स्टार्ट। नमस्कार। आज हम इस कोर्स के अंतिम सत्र में हैं। यूनिसेफ और सृष्टि ने मिलकर एक कोर्स ऑनलाइन शुरू किया है जिसकी कोई फीस नहीं है। देखा जाए तो फीस है भी। जो काम आप अपने घर पे करेंगे इस कोर्स को समझकर, सुनकर, सीखकर, वही हमारी फीस है। उससे हम जो सीखेंगे वो हमारा उपकार होगा, उसका हमको सीखने का मौका मिलेगा। इस कोर्स में हमने किया क्या, पिछले 10 सेशन में हमने क्या क्या सीखा, इसकी आज हम उसको दोहराएंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे। और एक बात बहुत ध्यान देने की है कि ये कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है, शुरू हो रहा है। आज औपचारिक रूप से ख़त्म होगा, लेकिन सच में कहा जाए तो शोध यात्रा हमारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। हमें सीखने की ललक, सीखने की भूख लगातार बनाए रखनी होगी। तो साथियों, मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ इस कोर्स के औपचारिक अंतिम सत्र में। लेकिन कोशिश करें कि हम लोग इसको बनाए रखें, इस भूख को, सीखने की भूख को, इस तड़प को। अपने बच्चों को, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिनके पास मैं हर जगह नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, आपके आसपास रहते हैं, वहाँ जाकर दिखाएंगे। बच्चों के विचारों को हमारे पास भेजेंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का आज रिजल्ट आने वाला है। आज 15 अक्टूबर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन को मनाने का इससे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम अपने देश के सारे सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं 6.5 लाख गाँव में, उन तक अच्छा से अच्छी सामग्री मुफ्त में पहुँचाएँ, उन तक ये उनके मन में अलग जगाएँ कि वो नए नए आविष्कार करें, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी सोच, अपनी पूरी सामर्थ्य, पूरी ताकत लगा दें। इससे अच्छा हम कोई भी उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, 15 अक्टूबर है आज। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। आज इग्नाइट के अवार्ड भी अनाउंस करने वाला है दोपहर में। जिन जिन बच्चों को पुरस्कार मिला है पूरे देश से उनके नाम जाहिर होंगे। लेकिन अभी चलते हैं इस कोर्स के अंतिम सत्र में और इसमें देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है। आओ चले हम आविष्कार करें। इस कोर्स में हमने कोशिश की, ये जो हनी बी नेटवर्क का जो चित्र देख रहे हैं, ये लोगो जो है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। एक गुमनाम व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं है, महिला, पुरुष, बच्चा, उसको नेटवर्क का सहयोग मिलता है, उसको इस गठबंधन का सहयोग मिलता है। उसको हम सब लोग जो हनी बी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं पिछले 30 साल से, उसको सहयोग देते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी पहचान बन जाती है। ये है हनी बी नेटवर्क। हनी बी नेटवर्क के अंदर जो 3 संस्थाएं हैं, सृष्टि, ज्ञान और NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ज्ञान गुजरात ग्रासरूट इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, सृष्टि सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं ने मिलकर बहुत सारे स्वयंसेवियों के साथ, गणेशम है आंध्र प्रदेश में, विवेकानंद हैं मदुराई में, बालाराम जी हैं उड़ीसा में, सुंदराम जी हैं सीकर में, प्रकाश हैं उड़ीसा में, फादर हमारे खबी मैथ्यू हैं केरला में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अलग अलग राज्यों में जिन्होंने हमसे मिलकर, ऋषिपाल है हरियाणा के अंदर, कश्मीर में नदीम है, सब्जार है, बहुत सारे साथी हैं, नागालैंड में हमारा क्षेत्रीय है, लेप्चा है, शेरिंग सिक्किम में। तो पूरे देश में ऐसे स्वयंसेवी लोग हैं जो इस नेटवर्क को आगे चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने शोध यात्राओं का आयोजन किया है, जिनसे हमने सीख कर अपने देश की सूझबूझ को, जैसे मधुमक्खी एक जगह का पराग, फूल का पराग दूसरे फूल तक ले जाती है, उसी तरह से हमने भी कोशिश की है कि हम ज्ञान को बांटें। हमारे बच्चे, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत में हों, चाहे दक्षिण भारत में हों, चाहे उत्तर भारत में हों, चाहे पश्चिम भारत में हों, उनको एक दूसरे के विचारों से सीखने का मौका मिले। तो हमने कोशिश की कि चलो हम आविष्कार करें। पहले सबक में हमने क्या किया, हमने कहा कि बच्चों से पूछो भाई आपको सबसे ज़्यादा सुंदर क्या लगता है, आपको सबसे ज़्यादा सुंदर क्या लगता है, सौंदर्य बोध कैसे हो, आपके आसपास कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान आपको लिखना था। ये काम दिया था आपको मैंने। और आपके आसपास जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे सीखना था कुछ पारंपरिक ज्ञान के बारे में। बच्चे के छोटे से बच्चा होता है 2-4 महीने का, पेट में दर्द होता है, तो नानी क्या करती थी, जायफल घिसती थी, नाभि में लगा देती थी, उसके पेट में आराम मिल जाता था। जरूरी है डॉक्टर के पास जाना?
इसका कोई आड़असर नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसका। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हमारे बुजुर्गों के पास हैं, जिनसे हमारा देश आज तक स्वस्थ रहा है। कोई कारण नहीं कि हम उन तरीकों को भूल जाएं, कोई कारण नहीं कि उनको हम भुला दें। उसके साथ उसका औपचारिक विज्ञान जरूर हमें मालूम करना है। एक सेतु बनाना है, औपचारिक विज्ञान जरूर, औपचारिक विज्ञान, लेकिन ये ज्ञान हमारे देश की धरोहर है, इसको खोना नहीं है हमको। इसलिए जरूरी है कि दादा दादी का ज्ञान पोते पोतियों तक, नाते नातियों तक पहुँचे, ताकि 100 साल का एक हम आंदोलन चलाएं। 100 साल के पहले का ज्ञान अगले 100 साल तक लेके जाए। ये 200 साल की यात्रा है बच्चों। ये कोर्स जो है ये 200 साल तक की कोशिश कर रहा है तैयारी करने। जो देश, जो सभ्यताएं जिंदा रहती हैं वो दूर की बात सोचती हैं। तो हमने क्या क्या बात की? हमने कहा सौंदर्य बोध पैदा करें, हमें पता चले सुंदरता क्या होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा देखिए इसके बाद। ये चित्र सुंदर है क्या? सोचिए एक मिनट के लिए, देखिए इस चित्र को। ये चित्र सुंदर है क्या? बहनें चाय बागान में मुस्कुराते मुस्कुराते चाय की पत्तियां उठा रही हैं। हम कहेंगे बहुत सुंदर है। बच्चों जरा कोशिश करो मेरे साथ 10 बार ऐसा मान लो कि आप चाय बागान में खड़े हैं और पत्ती को लो और पीछे टोकरी में डालो, पत्ती को लो पीछे टोकरी में डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आपने डाला, 11 बार आपने डाला, तो यहाँ पर दर्द होना शुरू हो गया। ये बहन 2000 3000 बार दिन में करती है, उसको दर्द नहीं होता? हमें उसका दर्द महसूस क्यों नहीं होता? हमारा सौंदर्य बोध कैसा है जो किसी के दर्द को सुंदर बनाता है? देखते हैं एक और चित्र, ये देखा आपने? मुझे कहते हुए बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार का, उस समय की सरकार जब थी, जब जो सांस्कृतिक विभाग था, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट कल्चर था, जब इनक्रेडिबल कैंपेन शुरू हुआ तो ये चित्र दिखाया गया कि आओ देश के, दुनिया के सैलानियों, आओ हमारे देश में, टूरिस्ट हमारे देश में आओ, हमारे देश की शर्म को देखो। बड़ा ये सुंदर चित्र है क्या? एक बहन अपने सिर पर पानी उठा के जा रही है, रेगिस्तान में भी न होता, उसकी गर्दन में दर्द नहीं होता, पैरों में गर्मी नहीं लगती। ये चित्र सुंदर कैसे हो गया? तो सौंदर्य बोध हमें पैदा करना है। हमें पता चले सुंदरता होती क्या है, किसी की वेदना हमें सुंदर क्यों लगती है। बच्चों ये बहुत गंभीर बात है। अगर आपके मन में ये संस्कार जाग गया, आपका सौंदर्य बोध अपनी सही स्थिति में पहुंच गया, आपका जो सोचने का तरीका है उसके अंदर क्या सुंदर और क्या नहीं है वो समझ में आ गया, तो आपको जिंदगी में पता लग जाएगा कि सुंदरता कैसे ढूंढनी है। हर समाधान जो समस्याओं का है वो सुंदर है। हर समस्या जो हमें तकलीफ पहुंचाती है वो असुंदर है। इसीलिए मैंने पहला काम दिया इसको कोर्स के अंदर, बच्चों को कहा षष्ठी और यूनिसेफ का जो कोर्स मिलकर चल रहा है इसमें पहला सबक था, चलो बच्चों ढूंढो आसपास सुंदरता क्या होती है। माँ घर में बर्तन लगाती है, सुंदर सुंदर तरीके से उनको वो सुंदर लगती है, चमकाती है बर्तनों को, वो सुंदर लगती है। जब खाना परोसती है तो सुंदरता तरीके से उसको लगा देती है। लड़कों का भी काम खाना बनाना और परोसना, और हम जब परोसे तो हमें भी वो सौंदर्य बोध आना चाहिए, जैसे माँ को होता है, जैसे भाइयों का भी काम है, पुरुषों का भी काम है। ज्ञान बोध, आज हमारा ज्ञान तो बहुत बढ़ते जा रहा है। इंटरनेट का उपकार हो, बहुत सारी जानकारी हमको स्वतः मिल जाती है। हालांकि सब जानकारी जो इंटरनेट पे होती है वो सही हो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम ढूंढे ढंग से तो हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा वेदना बोध, हमारी भावनाओं का बोध कम होते जा रहा है। हमें महसूस नहीं होता, दिखता तो है, दुखता नहीं है। हमने पिछले कोर्स में पिछले सबक में बात की थी, दिखता है लेकिन दुखता नहीं है। कल मैं अपनी आयन के विद्यार्थियों को लेके गया, शहर में चलता रास्ते में एक मोची से बात हुई, भाई से, राजू परमार। बोला सर मेरे को लोग जूतों का डॉक्टर बोलते हैं। मैंने कहा सही बात है, जख्मी जूतों का अस्पताल, डॉक्टर राजू परमार। बोला सर आप ले आओ जूता, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। बड़ा सुंदर तरीके से उसने सजाया था अपने यंत्रों को। मैंने बच्चों को दिखाया, देखो ये सुंदरता है, क्योंकि वो समस्याओं को हल कर रहा है।
उसके पास भी सुंदरता है। ज्ञान बोध है जब ज्ञान बढ़ जाए लेकिन भावना कम हो जाए, हमें दिखे ही नहीं अपने आसपास कोई नमस्कार, किसी की तकलीफ दिखती नहीं, संवेदना है ही नहीं। मैंने बताया था बच्चों आपको कि संवेदना का अर्थ होता है सम माने बराबर, वेदना माने दर्द। जब दूसरे का दर्द मुझे उतना ही गहरा महसूस हो जितना उसको होता है तो वो दर्द उसका नहीं मेरा हो जाता है। जब दूसरे का दर्द उतना ही गहरा महसूस हो जितना उसको होता है तो वो उसका नहीं मेरा हो जाता है। और जब उस वेदना से, उस दर्द से सृजनशीलता पैदा हो तो संवेदना से सृजनशीलता का जन्म होता है। भावनाएं, ज्ञान बढ़ रहा है, भावनाएं कम हो रही हैं और काम करने का निर्णय तो और भी कम हो गया। नॉलेज सो मच, फीलिंग दिस मच, एक्शन ओनली दिस मच। ज्ञान इतना सारा, वेदना का बोध बहुत कम, भावना का बोध कम और कर्म और प्रभाव का बोध उससे भी कम। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा सौंदर्य बोध बढ़े, हमारा ज्ञान बोध बढ़े, हमारी भावना बोध, हमारी वेदना बोध बढ़े, हमको समझ आए कैसे वेदना पैदा होती है, हम उस वेदना से सृजनशीलता को जन्म दें, अपना प्रभाव बढ़ाएं। हम जब आए हैं इस दुनिया में तो ऐसा कुछ करें जिसको हमारे बिना शायद करना मुश्किल होता है। वो कौन सा काम है जो हमारे बिना पूरा नहीं होगा, उसको ढूंढें, उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया कि ये चित्र सुंदर नहीं है, अभी हमने बात की इसकी। अब फिर अगले सबक में हमने क्या किया कि बच्चों की भागीदारी कैसे की जाए। हम लोग बात तो करते हैं बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन बच्चों से हम कैसे पढ़ें, उनसे हम कैसे सीखें, इसकी चर्चा की एक बार अधूरी रह जाती है। तो भागीदारी ज्ञान मंथन में हो, ज्ञान से सृजन में हो और ज्ञान से संयोजन में। जो अध्यापक काफ़ी रुचि लेकर पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो लोग हमेशा बच्चों को जिम्मेदारियाँ देते हैं और उन जिम्मेदारियों से बच्चों में जिम्मेदारी का भाव आता ही है, नेतृत्व भी पैदा होता है। वो बच्चे अपने तरीके से कहते हैं हमें सीखना है, चलो हम चलते हैं, हमारे को ले चलो। एक बार क्या हुआ है, एक अध्यापक थे भूटान में, तो उन्होंने बच्चों को कहा चलो बच्चों वहाँ की जो मोनेस्ट्री हैं, बौद्ध के समय की परंपराओं को जीवित रखते हुए वहाँ पर बड़े बड़े लकड़ी के बहुत बड़े बड़े मंदिर जैसे बनाए गए हैं, जहाँ पर एक तरफ लामा बैठते हैं, दूसरी तरफ वहाँ के जो अधिकारी हैं वो बैठते हैं। तो बच्चों को एक फुटा दे दिया, इसके रूलर दे दिया, बोले चलो उसकी लंबाई चौड़ाई को नापो। बच्चों ने नापना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में बोले गुरुजी देखिए यहाँ पर क्या है। बोले क्या है, अभी तक तो जो लकड़ी थी दीवार की वो तो एक जैसी लग रही थी, अब जो खंबा आ गया इसकी लकड़ी तो अलग है। बोले बच्चों देखो ऐसा है, खंबे में बोझा पड़ता है, तो बोझा पड़ेगा तो लकड़ी मजबूत होनी चाहिए। इस लकड़ी के कोष देखो छोटे छोटे हैं, ये लकड़ी का पेड़ जो है, जिस पेड़ की लकड़ी है वो धीरे धीरे उगता है। तो गुरुजी आप उनको लेके जाओगे, दिखाओगे वो पेड़? गुरुजी बोले जरूर लेके जाऊंगा। बात शुरू हुई थी लंबाई और चौड़ाई से, अब पहुंच गई पहाड़ों में, जंगलों तक। तो बच्चे अगले दिन बच्चों को लेके वहाँ गुरुजी गए, दिखाया देखो ये पेड़ जो है